नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और अरावली की पहाड़ियों के नई परिभाषा पर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अरावली को बचाने की मांग को लेकर लड़ाई अब डिजिटल दुनिया से निकल करके जमीन पर उतर आई है। पर्यावरणविद और ग्रामीण प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि 90% अरावली समाप्त कर दी जाएगी, तो बीजेपी ने बताया कि विपक्ष और कुछ एनजीओ इस तरह से भ्रम का माहौल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार अरावली को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्यों ग्रामीण जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आशंकाओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? आज इस पर बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। अरावली को लेकर प्रदर्शन जारी। कांग्रेस बोली 90% अरावली कर दी जाएगी समाप्त। जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट इन्होंने केंद्र सरकार के दबाव से दिलवाई है, उसके बाद में 90% अरावली समाप्त हो जाएगी, यानी खनन माफियाओं के हवाले कर दी जाएगी। अरावली को लेकर कांग्रेस के जन आंदोलन छेड़ने के संकेत। इस रूप में सबको साथ लेकर के ये लड़ाई लड़ी जाए, इस दिशा में हम लोग कोई ठोस कार्य योजना बना करके आपको 5-7 दिन के अंदर बताएंगे। बीजेपी का जवाब, विपक्ष और कुछ एनजीओ बना रहे भ्रम का माहौल। कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ चैनलों के माध्यम से उल्टे सीधे प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। इतना उतावलापन ठीक नहीं है। उनको कहो उतावलापन नहीं करे, उसकी विवेचना करे, समझे, करे, उसके बाद सकारात्मक भूमिका निभाए। अरावली पर संग्राम सियासी घमासान। तो आखिरकार अरावली पर यह संग्राम क्यों मचा हुआ है? क्यों विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि करीब 90% अरावली समाप्त कर दी जाएगी इस नई परिभाषा के माध्यम से, और पूरा का पूरा इलाका खनन माफियाओं के हवाले कर दिया जाएगा? लेकिन सरकार कह रही है कि इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगाते हुए बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सरकार पूरी तरह से अरावली के संरक्षण को लेकर के प्रतिबद्ध है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कुछ एनजीओ मिलकर के लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर एमएस कच्छावा हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद के तौर पर। गर्ग साहब, लोग संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अरावली को लेकर के प्रदर्शन तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर आप इतना ही ये कह रहे हैं कि हम संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इस परिभाषा की जरूरत ही क्या है फिर? हेमंत भाई, देखिए, लोग तो समझदार है, लोग समझते हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं समझते। आप ये देखिए कि अभी आपने देखा होगा, कल धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो यही है कि जनता तो समझ रही है कि अरावली के अंदर कोई नुकसान नहीं हो रहा है कहीं पे भी। मुझे ये बताइए कि अरावली क्षेत्र के अंदर मंदिर भी है, फोर्ट भी है, लेक भी है, जंगल भी है, तो कैसे 90% क्षेत्र का नुकसान हो सकता है? जब आपके राजसमंद एरिया के अंदर 98.89% में खनन नहीं हो सकता, जब उदयपुर के अंदर 99.1 में खनन नहीं हो सकता, जब साबरकांठा के अंदर 89% में खनन नहीं हो सकता, जब महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर 78% एरिया में खनन नहीं हो सकता, तो फिर 90% का सवाल ही नहीं है। केवल 277 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर ही खनन हो रहा है, और टोटल एरिया है 1,44,000 वर्ग किलोमीटर। तो अब ये झूठ, देखिए, राहुल गांधी जी भी हमेशा झूठ बोलते थे, जनता उनको नकारते थे। उसी तरीके से जब हमारी 2 साल की सफलता, जब 2 साल के हमने जो काम किए, उसकी सफलता के रथ गांव गांव ठाणी ठाणी जा रहे हैं और उनमें जन समर्थन मिल रहा है, तब अशोक जी ने इस मुद्दे को उठाया। और फिर अशोक गहलोत जी ने जब मुद्दा उठाया 18 दिसंबर को, तो बता दीजिए किसने साथ दिया? न राहुल गांधी जी ने साथ दिया, न सोनिया गांधी जी ने, न प्रियंका जी ने।
तो यही स्थिति है कि बिल्कुल भी कहीं पे भी, फिर हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने खुद ने कहा है किसी भी तरीके का कोई अरावली क्षेत्र के अंदर किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह का। फिर कल मुख्यमंत्री जी का खुद का भी स्टेटमेंट है कि अरावली के अंदर 1% का किसी भी तरीके का कोई नहीं होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो अवैध खनन है ना, उसके लिए एक गाइडलाइन आई थी कि अवैध खनन को, तो हम अवैध खनन को रोकेंगे, और हमने किया 2 साल के अंदर हमने किया है। 2 साल के अंदर हमने 20,500 प्रकरण दर्ज किए हैं अवैध खनन के। 211 करोड़ रुपए जुर्माना के रूप में वसूल किए हमने। 2228 एफआईआर दर्ज किए, 1175 लोगों को गिरफ्तार किया और 19,744 वाहन मशीनरी वगैरह को जब्त किया। ये हमने 2 साल के अंदर करके दिखाया है। तो भजनलाल जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। भ्रष्टाचारियों को हमने नकेल डाली है। कल भी हमने 11 एसएचओ को सस्पेंड किया, लाइन हाजिर किया है। ये जीरो टॉलरेंस पे करने वाली सरकार है। कैसे संभव है ये चीजें? तो केवल ये भ्रम फैलाने के लोग हैं, भ्रम फैलाते हैं और बार बार जनता इनको नकार फिर इस देती नई है। परिभाषा की अभी जरूरत ही दिनों क्यों पड़ पहले- गई गर्ग साहब? जब इतना ही सब कुछ ठीक है तो जरूरत ही क्या है? ये अशोक गहलोत जी की वजह से, हेमंत भाई, ये अशोक गहलोत जी की वजह से 2002 के अंदर अशोक गहलोत जी ने ही 100 मीटर की जो है वो परिभाषा अशोक गहलोत जी ने ही दर्शाई थी। वो इस वजह से ये हुआ है। अशोक गहलोत जी की सरकार थी तब 100 मीटर की परिभाषा अशोक गहलोत जी ने, तो आप नकार दो, आप जाकर के बोल दो कि नहीं है अशोक गहलोत जी वाली 100 मीटर की परिभाषा नहीं चलेगी। हमारे तो एक कांकरो भी अरावली है जो अरावली के डूंगर का कने पड़े है। आप कह दो नहीं चलेगी। केंद्रीय मंत्री हाँ मैं कह रहा हूं ना, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि कुछ नहीं चलेगा। हमारे यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कहा है कि नहीं चलेगा। कह रहे हैं ना, हम स्पष्ट कर रहे हैं ये परिभाषा नहीं मानी जाएगी। आप कह रहे हैं, आप टीवी पर बैठ करके कह रहे हैं कि गर्ग साहब ये परिभाषा मान्य नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूं, मैं एफएसआई की रिपोर्ट है, एफएसआई की रिपोर्ट के अंदर जो बताया गया है उसके अंदर जितने जो 100 मीटर से नीचे है वो है जहां पे शहरी क्षेत्र है या जंगल जहां पे खनन की स्वीकृति नहीं दी जाती, वो वाले क्षेत्र हैं। नहीं, ये परिभाषा ही क्यों? ये परिभाषा ही अगर आप वापस सुप्रीम कोर्ट जाएं और कोर्ट में कह दें कि साहब ये परिभाषा हमें तो मंजूर नहीं है। नहीं, मुझे हेमंत भाई मुझे ये बताइए कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और इन्होंने प्रोपोगंडा कब चालू किया? 18 दिसंबर 2025 को। 1 महीने तक कहां थे भाई? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। इनको परिभाषा समझ में नहीं आई थी क्या? 1 महीने तक परिभाषा समझ में नहीं आई थी क्या? जब हमारे 2 साल की उपलब्धियों के घर घर में, गांव ठानी में जब हमारे रथ गए। ठीक है, सीबी यादव जी वो कह रहे हैं कि आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को, कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है। असल में तो ये आप ही की सरकार के दौरान क्या कराया है? हेमंत जी, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे राजनीति से ऊपर उठ करके, और ये हमारे नैतिक दायित्व के तौर पर भी देखना चाहिए। एक प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का बचाव तो करना चाहिए, लेकिन जब मुद्दा हमारे भविष्य की पीढ़ी का हो, पूरे इकोसिस्टम का हो, पूरे राजस्थान के एक तरह से पूरे राजस्थान के भविष्य से जुड़ा हुआ हो, पूरी मानव सभ्यता और जीवन की सभ्यता से जुड़ा हुआ हो, तब तो कम से कम हमें कई बार आप देखते होंगे कि वकील भी केस लड़ने से मना कर देते। तो ऐसी स्थिति में तो पार्टी का पक्ष इस हद तक भी जाके नहीं रखना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि यह मामला हमारा नैतिक दायित्व से जुड़ा हुआ मामला है। समझने वाली बात यह है कि यह मामला 1995 से चल रहा है टीएन गोवर्धन मामले में। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी जो कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे, वो 9 मई को एक कमेटी बनाई, वो थी वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन, और उसको काम दिया गया कि वो अरावली की डेफिनेशन तय करे। तो वन और पर्यावरण मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है, उसने रिपोर्ट दी 3 अक्टूबर को, और उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया, और वो भी 3 जजों की बेंच ने। तो ये कितना गंभीर मामला है कि ये जो रिकमेंडेशन दी है, ये जो परिभाषा दी है, ये परिभाषा केंद्र के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने दी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। और अगर ये रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 90% जो अरावली है वो अरावली की परिभाषा से बाहर हो जाती है। तो फिर कैसे बचेगा? मुझे कोई समझाए तो सही कि उससे अरावली का संरक्षण कैसे होगा जब उस परिभाषा में नहीं है। जी, इंपोर्टेंट चीज है तो उसकी परिभाषा में ही नहीं है, तो फिर अरावली का संरक्षण कैसे होगा? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि चारों राज्यों में जहां अरावली है वहां आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अब 3 जजों के मामले को केवल 5 जजों की बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, वही पलट पाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट से या तो रिव्यू पिटीशन लगाए या दोबारा से आग्रह करे कि ऐसी डेफिनेशन ना
मुद्दे बेसिकली ये एक विश्वास का भी मामला है हेमंत जी, क्योंकि ये एक जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सिंगरौली में देखो ना, 2 लाख पेड़ काट दिए। मध्य प्रदेश में कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है। ठीक है, मैं वापस आ जाऊं। डॉक्टर एम एस कच्छावा साहब हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद में आ रहा हूं, एक टिप्पणी ले लूं सबकी, उसके बाद में आपसे जवाब भी लूंगा। गर्ग साहब, कच्छावा साहब, क्या वाकई नई परिभाषा अरावली की अहम भूमिका को कमजोर कर सकती है, जबकि सरकार ये कह रही है कि ये एकरूपता, नियमों में एकरूपता लाने के लिए ऐसा किया गया है, और अरावली संरक्षण कह रहे हैं कि हमारी प्रतिबद्धता है? सर, मैं आपको 3 उदाहरण से समझाता हूं कि सरकार कितनी संवेदनशील है। सबसे पहले तो आप देखिए, बजरी माफिया आज तक कंट्रोल में नहीं हो पा रहा। मैं सवाई माधोपुर का, मेरा नेटिव प्लेस है। सवाई माधोपुर में जितना भयंकर रूप से जो बजरी माफिया चल रहा है, उस पर कुछ नहीं हो रहा। अब आ जाइए आप अरावली पे। सवाई माधोपुर के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर 2 जगह ऐसी, मैं आपको ओपनली आपके इसके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जहां पे ओपनली माइंस आज भी चल रही है। सबसे पहले सबसे बड़ी एसीसी की माइंस, जिसकी एनजीटी ने बंद कर दिया कि नियमानुसार कार्रवाई होकर चलेगी। 134 करोड़ रुपए उन पे बांधा गया और 6 करोड़ रुपए जमा करा कर उन्होंने अपनी माइंस चालू कर ली। अब उस माइंस का भी क्या है, ये डीप होल करते जा रहे हैं। जो टाइगर, एक तरफ आप बाहर से टाइगर ला रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ के लोकल टाइगर और जानवर उसमें गिर के मर रहे हैं। ये आज की स्थिति में अभी एसीसी की माइंस अरावली हिल के अंदर नेशनल पार्क के एरिया के अंदर चल रही है। दूसरी चीज, तलावड़ा, इस एरिया में 2 एरिया बाहर ऐसे हैं जहां पे अभी भी ये माइनिंग चल रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक सरकार को एक आदेश चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद में ये ऐसा खुला खेल होगा जिसका इस प्रदेश के लोग क्या देश के लोग भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई नहीं है। एक एडवोकेट के नाते मैं कहता हूं, 2005 से सेठी मिनरल्स का चला, जब दिल्ली पे एडवर्स इंपैक्ट आने लगे तो सेठी मिनरल्स हरियाणा का मामला चला, तब से चला। उसके बाद एनसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आया, फिर टीएन गोदावर्मन में आया, और अल्टीमेटली आज ये स्थिति आ गई कि पहले जो अरावली पे कंप्लीट बैन था, उसको खोलते खोलते पहले बीच में इन्होंने खोला और अब इसको 100 मीटर पे ले गए। अगर 100 मीटर का आप इसी तरह करते गए, कौन देखने वाला? मैं वापस आ रहा हूं सर, मैं वापस आ रहा हूं। हमारे सम्मानित दर्शक हैं शांतिलाल जी, नियमित दर्शक हैं। शांतिलाल जी नमस्कार, पाली से। नमस्कार सर, नमस्कार। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, ये जितने ज्ञानी लोग बैठे हैं, उन ज्ञानी लोगों के बंगले के पास जाइए और एक बम का ब्लास्ट कीजिए कि भाई यहाँ हमको एक खड्डा खोदना है। कोई अगर अपने बंगलों के पास बम ब्लास्ट करने देंगे क्या? इसी तरह ये पहाड़ है, पहाड़ों के पास जगह में भी हम ब्लास्ट करेंगे तो वो पहाड़ दरकेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का हाल आप देख लीजिए। रास्ते बनाने के लिए वहाँ ब्लास्ट किए तो आज कभी भी आपदा आती है, पूरा उत्तराखंड खत्म हो गया आपदाओं में कितना। तो थोड़ा उससे हमें सीख लेते हुए आगे ये ना हो करके हम समझदारी से काम ले सर। जी, बहुत बड़ी बात कही है शांतिलाल जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और आप 5 का प्रहार रोजाना देखते हैं, बहुत बड़ी बात कही है। जैमिनी साहब, कैसे देखते हैं आप इसे? सरकार की संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता के हिसाब से देखें, या जो लोग सड़क पर उतर करके पर्यावरणविद तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि अरावली खत्म हो जाएगी? हरियाणा का हाल देख लो, अब राजस्थान में देख लो। देखिए हेमंत जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कल मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कहा कि अरावली की एक भी पहाड़ी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। वो गिरिराज धरण के भक्त हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र से आता हूं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि टी गोदावर्मन के मामले में 1995 में जो याचिका दायर हुई और 2002 में जो फैसला आया, उसके तहत अरावली पूरी तरह संरक्षित बताई गई है। आप रिव्यू और रिकॉल करिए। अगर आप वाकई गिरिराज धरण के भक्त हैं तो आप इस अरावली को बचाइए। आपको याद होगा 29 नवंबर 1999 को संसद में बयान दिया है और उस बयान में कहा गया है कि पर्यावरण और जो वहां की औद्योगिक स्थितियां उनको तय करने का अधिकार हरियाणा और राजस्थान सरकार का है। तो ये तो भजनलाल जी संसद में बयान दिया है। और दूसरा, जो वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं अभी 1003 जगह खनन हो रहा है, भूपेंद्र यादव जी दावे के साथ कह दे कि वन अधिनियम 1980 और पर्यावरण अधिनियम 1986 की पालना हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, राजस्थान में 27,000 मामले अवैध खनन और अवैध परिवहन के दर्ज हुए, ये लोकसभा में बयान दिया है, और उसमें से केवल 13% एफआईआर में दर्ज हुए और 244 करोड़ का आपने पैसे ले लिए। क्या 244 करोड़ पर्यावरण बचाने के लिए ठीक है? वर्ल्ड इकोनॉमिक
जो फोरम है उसका एक सर्वे आया कि 2017 में हरियाणा के हालात यह है कि वो आदिम जो अपनी फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल चेन, उसको बचाने के लिए जो प्लांट्स चाहिए, जो जातियां चाहिए, वो खत्म हो गई। और आप जो अभी बात कर रहे हैं, बिना अनुमति के झालाना को किसने उजाड़ दिया जयपुर में? कौन कौन मंत्री और एमएलए शामिल है, बता दे। वो तो पूरी सरकार को दिखते हैं, कांग्रेस की सरकार को भी वो पहाड़ नंगे दिख रहे थे कटे हुए। सीकर में गोविंद डोटासरा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी। गोविंद सिंह डोटासरा जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। सीकर में हर्ष पर्वत को कौन उखाड़ के ले जा रहा है, बता दे गोविंद सिंह डोटासरा जी। और ललित यादव जी को हराने में टीकाराम जूली जी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे भैया, भूपेंद्र यादव जी आज वन और पर्यावरण मंत्री बनते ही नहीं अगर आप ईमानदारी से ललित यादव के साथ लग जाते। तो आज तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो कहानी कांग्रेस की यह है, लेकिन ईमानदारी से अगर भजनलाल जी को यह बहुत ही पब्लिक प्रॉक्सिमिटी का इश्यू है, क्योंकि जो हालात पूरी दुनिया में है आबो हवा के, जो AQI लेवल दिल्ली का है, वो क्या आप राजस्थान का करना चाहते हो? और अभी ये डेफिनेशन FSI की रिपोर्ट शायद पूरी न कांग्रेसियों ने पढ़ी होगी, न बीजेपी वालों ने पढ़ी होगी, न कोर्ट का डिसीजन पूरा उन्होंने पढ़ा होगा, न उन्होंने पढ़ा होगा कि ये कंटूर लेवल से गिना जाएगा, पहाड़ी 100 मीटर की या इंडिविजुअल गिनी जाएगी। अभी काफी सारे लोचे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या जो इकोलॉजिकल क्षेत्र में आप यूनिवर्सिटी खोलने की तो जमीनें नहीं दे रहे। आप देखिए सरकार की दोहरी नीति, राजस्थान सरकार की, आप इकोलॉजिकल जोन में आप यूनिवर्सिटी जैसी चीजें खोलने पर रोक लगा रहे हैं, और पहाड़ियां जो राजस्थान में बारिश लाती है, पहाड़ियां जो राजस्थान की आबो हवा को स्वच्छ रखती है, जो रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है, उसको चंद पैसों के कारण आप उजाड़ रहे हैं। ऐसा डेवलपमेंट और ज्ञान दे रहे हैं तो फिर तो पैसा ही चाहिए। तो आप समुद्र को भी सुखा दीजिए, उसके नीचे बहुत खनन है, बहुत सोना है, निकाल लीजिए, भारत फिर सोने की चिड़िया बन जाएगी। बहुत सही बात है, रहे ना रहे, बहुत सही बात है, जानवर रहे ना रहे, जल जंगल जीवन रहे ना रहे। एक सम्मानित दर्शक है सुनील जी, मैं उनको ले लूं, पहले मैं फिर आ रहा हूं वापस। जयमिनी साहब, आपने बहुत बड़ी बातें कही है। सुनील जी नमस्कार, बीकानेर से। नमस्कार हेमंत कुमार जी। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं सुनील शर्मा जी? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं जी, इनको ये क्या है कि ये इनकी मंशा नहीं है प्रकृति के जी, जो प्रकृति प्रेम नहीं है इनको, ये सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष सही तरह से रखते ही नहीं। सही बात है सुनील शर्मा जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया है। लेकिन तमाम दर्शकों से मेरी गुजारिश भी है कि हमें फोन करें तो टेलीविजन की आवाज को म्यूट कर दें प्लीज, जिससे हमें आवाज रिपीट नहीं हो, सबको साफ सुनाई दे, आपकी बात पूरा राजस्थान सुन सके। एक कुछ और सीबी यादव जी जोड़ना चाह रहे हैं, बोलिए सीबी यादव जल्दी से। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट को जो उन्होंने दी है। इस बात को समझना पड़ेगा कि ये डेफिनेशन तो कांग्रेस चल जाए इसके खिलाफ PIL में, राजस्थान की आबो हवा को बचाने के लिए कांग्रेस कूद जाए सुप्रीम कोर्ट में। आपके पास भी तो बड़े बड़े वकील है, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, वो क्या काम आएंगे? राज्यसभा में जाने के लिए, राजस्थान को बचाने के लिए भी है। निश्चित तौर पर राजस्थान क्या पूरा का पूरा दिल्ली और NCR और राजस्थान का इकोलॉजिकल सिस्टम बच जाएगा। 4 सरकारें हैं, हम कूदेंगे, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में भी कब कूदेंगे? आंदोलन भी खड़ा करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा अब जो है ना, इसको 5 जजों की बेंच ही बदल पाएगी। तो हम जन आंदोलन के माध्यम से यही, वो जयमिनी साहब कह रहे हैं कि हर्ष पर्वत का, सीकर के हर्ष पर्वत के हाल कर दिए। हर्ष पर्वत वो वहीं से आते हैं, डोटासरा जी वहीं से गुजर के आते हैं, जो कलाम कोचिंग सेंटर के बगल से। खड़े हैं नीचे, लोग साथ खड़े हैं, लोग इसके खिलाफ खड़े हैं, और हमारे आह्वान पर लोग खड़े हैं। तो ये लोग खड़े हैं, मतलब आज हमारा आह्वान, लोग आपके आह्वान पे नहीं है, लोग तो अपने आप आकर के खड़े आह्वान पे नहीं खड़े हैं, लोग अपने आप को बचाने के लिए खड़े हैं। अशोक गहलोत जी ने जो पाप किए वो तो कल बताए हैं कि किस तरीके से आपने ब्रज क्षेत्र में दे दिया था, किस तरीके से एक संत को आत्मदाह करना पड़ा था, संत को आत्मदाह करना पड़ा था। आपके पाप भी बहुत भारी है, कांग्रेस के भी, कांग्रेस के पाप भी बहुत भारी है, एक संत को आत्मदाह करना पड़ा था। ये बात सुरेश गर्ग जी ने कहा कि लोग नहीं है, ये तो कांग्रेस के लोग हैं। नहीं, आज पूरा प्रदेश साथ खड़ा है। जेमिनी जी, आप जैसे लोग भी खड़े, हम नहीं कर रहे, प्रदर्शन था ना सीबी यादव जी, उसमें तो कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। गर्ग साहब वो कह रहे हैं, गर्ग साहब वो कह रहे हैं कि भाई पहली बात ये है, अभी जेमिनी साहब ने बहुत बड़ी बात कही, सिर्फ 13 FIR दर्ज हुई, 1003 जगह पर खनन चल रहा है। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि इस वक्त भी अरावली का जो संरक्षित हिस्सा है उसमें खनन नहीं हो रहा?
अभी कच्छावा साहब ने बताया कि कैसे हेमंत भाई, नेशनल पार्क के इलाके में सवाई माधोपुर में खनन हो रहा है। जी आप तो एसीसी का पूछ लीजिए और रणथंभौर पार्क में हो रहा है, आप नहीं जो हो रहा कह है, रहे ये हो ना पूछ अवैध लीजिए। खनन की, आपने मेरा कल स्टेटमेंट आप आपने रिकॉर्ड एक करिए। अभी आपने कल बद्री माफियाओं के खिलाफ कल डिबेट रखी थी ना, कल 11 एसएचओ को लाइन हाजिर और सस्पेंड किया था ना। उसमें बद्री माफिया का क्या बिगड़ गया? सरकार आने के बाद में रेगुलर काम कर रही है, वही खनन सुरेश जी एसपी और डीआईजी को किया क्या? करेंगे बिना एसपी डीआईजी के एक पुलिस वाले ने सवाई माधोपुर में 80 कमरे की होटल बना ली। इस बजरी माफियाओं से मिलकर 80 कमरे की होटल बना ली। जो किरोड़ी लाल जी कहते थे कि रोज 8 करोड़ की बजरी का हो रहा है। लाल जी की सरकार है, भ्रष्टाचारियों के नकेल डाल रखी है। 2 साल से तिलमिला रहे भ्रष्टाचारी। कांग्रेस के प्रवक्ता तो ये बोलते हैं कि नेता और भ्रष्टाचारियों का डोली चामन का साथ है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार है। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, किसी भी भ्रष्टाचारी को निचोड़ा जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारे 2 साल के अंदर 20,500 कच्छावा साहब आपसे पूछ रहे हैं, 11 से 77 लोगों को गिरफ्तार किया है। ठीक है गर्ग साहब, लेकिन कच्छावा साहब पूछ रहे हैं कि आप ये कह सकते हैं कि सवाई माधोपुर के वन्य जीव अभयारण्य इलाके में खनन नहीं हो रहा, कह सकते हैं? ऐसा है कि अगर कहीं पे खनन अवैध खनन हो रहा तो निश्चित रूप से रुकेगा। मैं कच्छावा साहब जी को दावे के साथ कह रहा हूं, निश्चित रूप से अगर अवैध खनन होगा तो निश्चित रूप से रुकेगा। मुद्दा कब रुकेगा? वो कह रहे खनन हो रहा है। जैमिनी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 13 एफआईआर दर्ज किए हैं। कांग्रेस के राज में भी यही हाल था, बीजेपी के राज में भी यही हाल। एक सम्मानित दर्शक है, एक सम्मानित दर्शक है, पहले उनको ले लो मैं। नमस्कार जी, हाँ बताइए। बच्चू लाल मीणा जी बोलिए। हाँ सर, ये जो अरावली श्रृंखला है सर, ये तो समाप्त होती जा रही है, वन कट रहे हैं, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही सर, कोई भी सरकार आई है ध्यान नहीं दे रही, इसीलिए जनता को ध्यान दिलाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया बच्चू लाल मीणा जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया है। गर्ग साहब बोलिए। गर्ग साहब, एक पेड़ मां के नाम ये अभियान हमारा चल रहा है। 750 एकड़ के अंदर हरियाली पेड़ लगाए जा रहे हैं, 750 एकड़ के अंदर। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, इनसे पूछ लीजिए एक पेड़ लगाया है क्या इन्होंने? हमारी सरकार, हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव, ठाणे-ठाणे जाके पेड़ लगा रहे हैं। 750 एकड़ के अंदर एक पेड़। कच्छावा साहब कह रहे कटवाए कितने ये भी बता दें। क्या इन्होंने बर्बाद कर दिया राजस्थान को? गर्ग साहब, कच्छावा साहब कह रहे कटवाए कितने पेड़? जैमिनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? 7 करोड़ पेड़ लगाए हैं। भजन लाल जी ने 7 करोड़ पेड़ लगवाए हैं, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। उसमें से कितने जिंदा, उनका सर्वे करा लो। उनमें से कितने जिंदा हैं पेड़? करोड़ों रुपए आपने लगा दिए, 7 करोड़ रुपए। आप उनका डिजिटल सर्वे करवा लो, पता लग जाएगा। केवल एक दिन फोटो खिंचाने के लिए राजनेता हम ले रहे हैं जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप भी लो एक पेड़ की जिम्मेदारी, ले आप भी जिम्मेदारी। गर्ग साहब, कच्छावा साहब कह रहे कटवाए कितने राजस्थान में पेड़? को भी बोलिए, वो भी जिम्मेदारी ले। एक पेड़ कितने कटवाए ये तो बता दो राजस्थान में, बता दो। हेमंत जी, मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। निश्चित रूप से मैंने आपको आंकड़े गिनाए किस तरीके से हमने अवैध खनन, अवैध वो पूछ रहे हैं कि पेड़ कितने कटवाए आपने, किस तरीके से उनमें प्रकरण दर्ज किए। 19,400 से ठीक है। सीबी यादव जी बोलिए। सीबी यादव जी, क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? सीबी यादव जी प्रतिबद्ध है, अरावली को कह रहे हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं। सीबी यादव जी बोलिए। जब उसके अंदर, जब मैं समझ में नहीं आया, राजसमंद के अंदर 98% के अंदर खनन नहीं हो सकता, जब उदयपुर के अंदर 99% में खनन नहीं हो सकता, जब साबरकांठा के अंदर 89% में खनन नहीं हो सकता, महेंद्रगढ़ के अंदर 78% में खनन नहीं हो सकता, 90%। जमीनी साहब कह रहे हैं आप क्यों नहीं जा सकते? आप भी तो जा सकते हो, विपक्षी पार्टी हो। किसी के आगे ये खुला मत छोड़ दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कल को हमारी सरकार आएगी, उनके लीडर्स का कब क्या माइंड हो जाए। इस साहब एक पेड़ की जिम्मेदारी लीजिए, आह्वान करिए कांग्रेस को एक पेड़ की जिम्मेदारी लेने की। आपके कार्यकर्ताओं का आह्वान करिए। अरावली बचा लो, अरावली क्या बचली, इस पर भी बात कर लो। गलत हो जाएगा। कच्छावा साहब, एक आखिरी टिप्पणी है। जो जैमिनी साहब कह रहे हैं, आशंकाएं तो बहुत सारी है लोगों के मन में, कैसे दूर होंगी? सर, आशंकाओं के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका इस डिबेट का, जो फ्रूटफुल अगर अपन रिजल्ट चाहते हैं तो एक कमेटी का गठन करे सरकार, जिसके अंदर सारे एक्सपर्ट को ले, पॉलिटिशियन को ले, और उसके बाद में वो कमेटी तय करे, स्टडी करने के बाद में फिर विपक्ष कह देगा कि देख लो जी कमेटी खेल रहा है। चैनल पे बैठ के वो तो मान ही नहीं रहे, वो मान ही नहीं रहे। सीबी यादव जी, मैं उसके लिए भी मैं सुप्रीम कोर्ट
हेमंत भाई, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बोला है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के द्वारा मैपिंग करने के लिए वो काम करने के लिए। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी हो, उनको ये छूट नहीं दे सकते हो। आप एक की कमेटी बनाए ना राजस्थान के लोग चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का लोगों की आशंका है कि अरावली खतरे में है। सरकार कह रही है कि अरावली के संरक्षण को लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं। फिर ऐसी क्या वजह है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या सरकार नहीं समझा पा रही है, या फिर और कुछ कदम उठाने की जरूरत है, ये सरकार को तय करना है। नमस्कार।